बिहार लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी वाला पर। दोस्तों, अपने पीवाई की टेस्ट ही चल रही थी, उसके अंदर अपन ने 4 क्लास तक चर्चा कर लिए थे। आज अपने क्लास नंबर 5 है, जिसके अंदर अपन फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस के टॉप 50% देखेंगे। दोस्तों, ये 50% जो पिछले एग्ज़ाम हो चुकी है अभी तक लाइब्रेरी साइंस की, उनके अंदर पूछे गए थे। तो जो विद्यार्थी अभी तक 4 क्लास नहीं देखे हैं, वो जाकर उन 4 क्लास को देखे, उसके बाद में ये 5वीं क्लास भी शुरू कर ले। अब दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले ये अपना यूट्यूब चैनल है, सभी को पता है, लाइब्रेरी वाला के नाम से। दोस्तों, इसके ऊपर अभी तक 37 सब्सक्राइबर है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जब मैं अगली क्लास के अंदर आऊँ, क्लास नंबर 6 लेकर, उसके अंदर यहाँ पर 50 सब्सक्राइबर हो जाए, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलता। और उसके साथ में जो विद्यार्थी नए हैं उनको मैं बता दूं, अपने इसी चैनल पर मैं आपका अपना ओजी सर, जो कि पिछले 7 साल से लगातार ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेंटर पर पढ़ा रहा हूं और कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी करवा चुका हूं। मैं खुद दोस्तों, जो मेरा कंटेंट था, जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी, वो सारा कंटेंट यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर साथियों अपने क्लास नंबर 3 तक अपन ने चर्चा कर लिए थे। क्लास नंबर जो अपनी 3 थी, वो थी भारत में पुस्तकालयों का विकास, हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया। यहाँ तक अपन ने चर्चा कर लिए थे। और जो अपनी ये थ्योरी वाली क्लास है, इसके अंदर अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाला टॉपिक जल्दी ही होने वाला है। तो जो विद्यार्थी अपने ये फ्री वाले कोर्स से नहीं जुड़ा है, वो जाकर जुड़ जाए। इस प्लेलिस्ट दोस्तों, इनकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, जो अपने ये यूट्यूब चैनल है, इस पर अभी तक 37 सब्सक्राइबर है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर 50 सब्सक्राइब कर दें। अब चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं वीडियो के एंड में आपको टॉप 5% पूछूंगा, जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। वो दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा। जिन भी शुरुआती 5 विद्यार्थियों का नाम आएगा, उनका मैं अगली क्लास के अंदर नाम रिवील करूँगा कि ये 5 विद्यार्थी थे जिसने अभी तक आंसर बताए थे। अब चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दिया कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आज का पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक भावना को विकसित करने का मुख्य मजबूत करने और समझ को रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है सार्वजनिक पुस्तकालय का, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का, विद्यालय पुस्तकालय का या राष्ट्रीय पुस्तकालय का? बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सार्वजनिक पुस्तकालय का। जो दोस्तों अपने टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मॉडल की चर्चा किए थे, उसके अंदर मैंने अपने टाइप ऑफ लाइब्रेरी प्रकार पढ़े थे। पहली क्लास हुई थी अपनी, उसके अंदर मैंने 3 प्रकार की लाइब्रेरी के बारे में आपको बताया था। जो अपने सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी होती है और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है, उनके अपन ने चर्चा की थी। उसी के अंदर से दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला है, पुस्तकालय के मध्य प्रलेखों का विनिमय कहलाता है पुस्तकालय नेटवर्किंग, संसाधन सहभागिता, परिसंचरण सेवा, अंतर पुस्तकालय ऋण। ये दोस्तों DSSB 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर बी रहेगा, संसाधन सहभागिता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया था? रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, विलियम कॉलेज लाइब्रेरी कलकत्ता, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी या फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता? बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि कलकत्ता के अंदर थी। दोस्तों, यही लाइब्रेरी बाद में राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी थी, जो अपने देखो ऐसा था, जो अपना टॉपिक आएगा नेशनल ऑफ लाइब्रेरी का, उसका मैं आपको बेसिक अभी बता दूं। जो नेशनल लाइब्रेरी है, ये अपने 3 भागों के अंदर बनी थी। पहले भाग के अंदर साथियों इंपीरियल लाइब्रेरी थी, दूसरे भाग में ये कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बनी 1891 के अंदर। उसके बाद में जो नेशनल लाइब्रेरी बनी 1948 के अंदर, वो बनी राष्ट्रीय पुस्तकालय। इस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय का विकास हुआ था। और राष्ट्रीय पुस्तकालय अपने संविधान के अनुच्छेद 62 के अंदर इसका उल्लेख आता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया? दोस्तों, ये RPSC 2020, RSSB 2016 और 19
इन तीनों एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो दोस्तों, पर्सन इसलिए बोलता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस का मैंने आज तक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने अभी तक देखा है ना, जहाँ तक लाइब्रेरी साइंस के जितने % PYQ रिपीट होते हैं उतने कहीं नहीं होते। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो उसके अंदर से आपके 80% PYQ या पुराने जो पेपर है उनके रहेंगे। इसलिए बोलता हूँ जितना PYQ आप क्वेश्चन लगा सकते हो उतना लगाओ। और आप अगर किसी भी पेपर के अंदर 100 में से 80% सही करके आते हो तो ऐसा मान लो कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। सिलेक्शन क्या, आपकी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखो, ऑप्शन 1 है 2000, 2006, 2003 या 2012। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा 2006। अब आप बोलोगे सर 2006, ये देखो सी यहाँ पर है, फिर बी यहाँ पर है, ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए तो उसकी टेंशन नहीं लेना। 2006 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन किस संघ का टैगलाइन है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम रिपीट हुआ था इन तीनों एग्जाम के अंदर। SLA, इफ्ला, एजलिक या ALA, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा SLA। दोस्तों ALA है, इसकी स्थापना 1876 के अंदर मेलविल डेविस साहब के द्वारा की जाती है। ये दोस्तों अमेरिका के शिकागो जो शहर है उसके अंदर इसका मुख्यालय रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। और यहाँ पर है जो अभी देखो लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम लगी थी अभी 27 जुलाई की, उसके अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो FRBR आता है अपने FRBR, ये इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी स्थापना अपने इफ्ला द्वारा की जाती है। और इसको मैंने याद करने की जो मेरा जुगाड़ था वो मैंने इस प्रकार से बनाया था कि इबल्या फोरम बरा, इबल्या, इफ्ला को बोलना है इबल्या और फोरम बरा से यानी FRBR और इबल्या से इफ्ला। तो इस प्रकार से मैंने याद किया था और वही क्वेश्चन जो मैंने ऑफलाइन सेंटर के अंदर बच्चों को बताया था उस प्रकार से उन्होंने भी याद करके वहाँ पर आंसर सही कर दिया था। ठीक है, FRBI की स्थापना 1992 के अंदर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम किस पर आधारित था। दोस्तों ये MP लाइब्रेरियन 2018 का स्पोर्ट्स वाली कोई एग्ज़ाम लगी थी MP लाइब्रेरियन की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852, पेटेंट बिल 1813, अमेरिकन पेटेंट लॉ 1810 या द डिज़ाइन एक्ट 1911, बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 के अंदर। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, बताइए। MP लाइब्रेरियन 2018 के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। अब कुछ पर्सन दोस्तों अपने MP लाइब्रेरियन के चलेंगे लगातार। ठीक है, तो इन पुस्तकों का अपने को क्रम बताना। यहाँ पर एक ऑप्शन और आता जैसे ABC जो मिलाने वाले आते हैं ना उस प्रकार से था, लेकिन ये क्वेश्चन टेक्निकल टीम द्वारा आधा ही छाप लिया गया था। उसकी टेंशन मत करो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बताने के साथ दोस्तों मेरा जो ये फ्री वाला कोर्स चल रहा है अपने BR लाइब्रेरियन का कोर्स चल रहा है फ्री वाला, इसके अंदर जहाँ तक हो सके मैंने इस कोर्स के अंदर जहाँ तक मैंने हो सके आपको याद करने की भी कोशिश की है। जो जुगाड़ मैंने बनाए थे इस कोर्स के अंदर मैंने सब कुछ रिवील कर दिए। जो भी मैं ऑफलाइन के अंदर बच्चों को पढ़ाता हूँ वो सब कुछ मैं दोस्तों आपको इस पैनल के द्वारा पढ़ा दूंगा। और यकीन मानिए आपको 100 में से 70% 75% लाइब्रेरी साइंस क्लासों के अंदर याद हो जाएगी। बाकी आप 2-3 बार इन क्लासों का रिवीजन करेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा। और जो अपना कंटेंट है ये पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद आप किसी भी टेस्ट के अंदर जाकर टेस्ट दे लेना। जो वैलिड क्वेश्चन है उनमें से आप दोस्तों 100 में से 70-75% आप आराम से अटेम्प्ट कर दोगे। बाकी जो टेस्ट होते हैं वो टीचर खुद ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि बच्चे उनका आंसर ना दे पाए। अब जब आप आंसर नहीं देते तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो सर ने हमें कभी पढ़ाया ही नहीं, जबकि उन पर्सनों का जो एग्ज़ाम होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए बोलता हूँ कि पर्सन वही पढ़ो जो PYQ है। बाकी नए नए पर्सन मास्टर जो गुरुजी है ऑनलाइन जो टीचर है ना, वो जानबूझकर बना कर लाते हैं ताकि बच्चे उनका आंसर नहीं दे पाए। जब आप आंसर नहीं देते तो आपको ऐसा लगता है कि सर ये तो हमने पढ़ाया नहीं, ये तो नया कंटेंट है, तो आप भाग कर उनका कोर्स उनके टेस्ट सीरीज लेते हो। ये दोस्तों मार्केटिंग के कुछ प्लान होते हैं जो वो
ऑनलाइन जो टीचर है वो आप पर लगाते हैं। जैसे अपन मैनेजमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तब आपको ये सब पता चलेगा कि मैनेजमेंट के अंदर अपन जो वर्कर होते हैं उनको किस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, वही चीज़ें आप पर लगाई जाती है। इसलिए बोलता हूँ जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ आप उसको एक बार तैयार कीजिए, और एक बार हाँ जो अपना कंटेंट है ये एक बार ये मैच कीजिए, और दूसरा जो कोई बड़ी कोचिंग है उसका कंटेंट मैच कीजिए, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अब देखो दोस्तों, जो अपना क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसकी स्थापना 1934 के अंदर हो जाती है। ठीक है, और जो अपना सीसी आता है, कोलन क्लासिफिकेशन आता है, वो आता है 1933 के अंदर। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे। अब सभी को याद रहता है कि सीसी 1933 के अंदर है। अब सीसी के अंदर 2 है तो 33 लगाओ, और इसके अंदर एक सी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी एक सन बढ़ा दो, 34 हो जाएगी। तो CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ये तो 34 के अंदर आ जाता है, और जो CC है मतलब कोलन क्लासिफिकेशन है वो 1933 के अंदर आती है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो फिर आता है प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। दोस्तों इसके 3 संस्करण आते हैं, 37, 1937, 57 और 67। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1937 के अंदर होती है, और इसकी स्थापना 1934 के अंदर हो जाती है। ये नाम दोस्तों आप 3-4 बार इनको रिपीट करोगे तो ये भी आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी ये सन। अब 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है जो कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिए थे, इनकी स्थापना 1928 के अंदर हो जाती है। फिर ये कोलन क्लासिफिकेशन आ गया, तो मैंने बताया था कि कोलन क्लासिफिकेशन 1933 के अंदर होता है, और जब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी CCC पूछता है तो यहाँ पर आपको भी एक सन बढ़ा देनी है, क्योंकि यहाँ पर एक सी बढ़ रहा है तो यहाँ पर आपको एक सन बढ़ा देनी है। इस प्रकार से ये 1934 के अंदर होता है। तो सबसे पहले अपने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आएगा 1928 का, फिर अपने कोलन क्लासिफिकेशन आएगा 1933 वाला, फिर अपने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आएगा 1934 वाला, और अपने लास्ट के अंदर प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आएगी 37 की। इस प्रकार से इसका राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक का कौन करता है। ये दोस्तों MP लाइब्रेरियन के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। ऑप्शन है भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ILA, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, या संस्कृति मंत्रालय। पर को बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। अगला प्रश्न देखो, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर UGC समिति का अध्यक्ष कौन था। बताइए। ये भी दोस्तों MP लाइब्रेरियन का 2018 के अंदर जो पेपर लगा था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। डॉक्टर SR रंगनाथन, यशपाल P अनकोला, या RC गहलोत। बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर B रहेगा, यशपाल। अगला प्रश्न देखो, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन है। MP लाइब्रेरियन 2018 के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन है पूछा गया। बताओ मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन है। L. टेड, AJ वोल्फोर्ड, JD ब्राउन, या SC फॉस्फेट। बताइए। दोस्तों मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C आएगा, JD ब्राउन। और एक अपने आता है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एक तो होता है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो JD ब्राउन होता है। लेकिन एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जब क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको WCB शेयर्स लगाना है, क्योंकि लाइब्रेरी का भी क्लासिफिकेशन कौन कर सकता है। सर शेयर ही कर सकता है, जो शेयर होगा वही कर सकता है। तो इस प्रकार से वो भी आपको याद रखना है। जब मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको WCB शेयर्स लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली स्पाइंस कार्यक्रम किसके द्वारा परिवर्तन किया गया। MP लाइब्रेरियन 2018 के ये भी पेपर के अंदर पूछ लिया गया था। बताओ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने यूनेस्को रहेगा, और यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1945 के अंदर हो जाती है, पेरिस के अंदर। जो इसका मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर रह जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बुडापेस्ट ओपन एक्सेस
इनिशिएटिव की घोषणा हुई? एमपी लाइब्रेरियन 2018 के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। 2001, 2003, 2002, 2004 बताओ। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ईजी आता है लेकिन उसके जो ऑप्शन है वो हार्ड हो जाते हैं, ये हमेशा ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा साथियों, 2002। अब यहाँ पर भी थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे है, उनकी तरफ आप थोड़ी नज़र घुमाना। ऑप्शन बी ये रहा, 2002 के अंदर इसका राइट आंसर रह जाता है। अगला है एनडीएल को समन्वित किया गया था, बताइए। ये भी एमपी लाइब्रेरी के अंदर किया गया था। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की ये दोस्तों बात कर रहा है कि एनडीएल को किस जगह समन्वित किया गया था, उसका मुख्यालय किस जगह है। सीधी बात यह है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी मद्रास, बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, आईआईटी खड़गपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, डेल्फी तकनीक पर पहली बार किसके द्वारा चर्चा की गई थी? एमपी के अंदर पूछा गया। टी.एस. विल्किंसन के द्वारा, ओ हेल्मर द्वारा, जी.ई. गोरमैन या पी.वी. योंग द्वारा, बताओ। ये दोस्तों अपने मैनेजमेंट का टॉपिक है वैसे तो। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा अपने, ओ हेल्मर द्वारा। अगला प्रश्न, रंगनाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया? एमपी लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। लिब्रामेट्रिक्स द्वारा, लिब्रासीन, साइनेटोमेट्रिक्स या डॉक्यूमेट्रिक्स, बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा अपने। यहाँ पर दोस्तों लिब्रा मैट्रिक्स आएगा, लिग्रा नहीं रहेगा, लिब्रा रहेगा, याद रखना। अगला, इफ्ला की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में की गई, बताइए। एमपी लाइब्रेरियन के दोस्तों ये क्वेश्चन है पूछा गया। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क या एथेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एथेंस के अंदर। अगला देखो, 1990 में प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया, बताओ। फेरोट पब्लिकेशन, एसएस पब्लिकेशन, एशिया पब्लिकेशन हाउस या एबीसी पब्लिकेशन हाउस, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एबीसी पब्लिकेशन हाउस। ये जो 1990 में प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है, ये भी मैंने जो अपनी दूसरे नंबर की क्लास हुई थी उसके अंदर अभी तक बता चुका था। इसके 3 सन आई थी। अब जो विद्यार्थी शुरू से मेरे से जुड़ा हुआ है वो तीनों सन मुझे बताया जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला देखो, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन था? ये टॉपिक आज या कल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर रह जाएगा। तो बताओ, के.एन. बनर्जी, सोपन चक्रवर्ती, के.ए. चक्रवर्ती या फिर आर. रामचंद्रन द्वारा, बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सोपन चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? रामपुर रजा पुस्तकालय, सरस्वती भवन पुस्तकालय, राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय या खुदा बख्श पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सरस्वती भवन पुस्तकालय। ये भी दोस्तों मैंने करवा दिया। ये दोस्तों जितने भी PYQ है वो अपने थोड़ी वाली क्लास के अंदर मैंने करवा दिया। आप नो टेंशन वो क्लास देखिए, एक ही बार के अंदर आपको क्लास याद हो जाएगी। अगला है, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग किसने शुरू किया? एमपी लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया। एलन केंट, ई मॉर्गन, माइकल हार्ट या एलन के, बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, माइकल हार्ट द्वारा। अगला है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा निर्मित मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब प्रस्तुत किया गया? 1929, 1931, 1930 या 1932 के अंदर, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1930 के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक थर्ड वेब के लेखक कौन है? यहाँ पर वेब आएगा, वेब तो नहीं आएगा। हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक, गलतियाँ इंसान से होती है, गलतियाँ तो भगवान से हो जाती है, तो फिर भी ये तो टाइप करने वाले इंसान है। एमपी लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों तो इसको मैंने किस प्रकार से याद किया था कि जो तीसरी किरण है वो टोपे से निकलती है। तीसरी किरण तो टोपे से निकलती है, टोपे यानी टोफलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये रहेगा, बी वाला, एल्विन टोफलर। इसको याद भी आप इसी प्रकार से करें। तीसरी थर्ड वेब है, वेब को बोलते हैं किरण। तो तीसरी किरण है वो तो अपने टोपे से निकलती है। टोपा जो सिर पर लगाते हैं अपन, उसकी बात कर रहा हूँ।
अगला दोस्तों, अगले क्वेश्चन से पहले ही अपने बिहार लाइब्रेरी का एमसीक्यू बैच है, जिसके अंदर एमसीक्यू बैच है, इसके अंदर आपको 160 सोल्व पेपर मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, साथ में उनकी पीडीएफ भी दे दूंगा। ये दोस्तों जो प्रथम 50 विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए मात्र 149 रुपये के अंदर है। इसके अंदर जो पेपर है वो अपने एनवीएस के, केवीएस के, DSSB के, यूजीसी नेट के, पटना के, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, जितनी भी स्टेट की नेट सेट की जितनी भी पेपर है वो सब कुछ दोस्तों इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और लगभग इसके अंदर जो अपने पाँच छः यूनिट है, 5 यूनिट कौन सी, जैसे अपने क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, यूनिट्स ऑफ नॉलेज, फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर, इन सब के दोस्तों 20,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है इनके अंदर। अगर आप ये 160 पेपर सोल्व कर लेते हो तो यकीन मान लिए कि आपका 100% सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। सोल्व करके आप बस इनको 5-6 बार सोल्व कर दो एग्ज़ाम से पहले। अब एक चीज़ और है सर, कई बच्चे बोलते हैं, मुझे पर्सनल कॉल भी आते हैं कि सर ऑफलाइन सेंटर में बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम तो पता नहीं बिहार की कब लगेगी। मैं बता दूं, जब भी लगेगी इन 4-5 महीने के अंदर एग्ज़ाम लग जाएगी, ये कन्फर्म है। एग्ज़ाम लगने के बाद तो हज़ारों विद्यार्थी तैयारी करते हैं, सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होता है जो एग्ज़ाम से पहले तैयारी करता है। इस बात को याद रखना, जब आपकी एग्ज़ाम आएगी तब तैयारी मत करना, तब तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा। ये जो पेपर है ये आप 2-3 बार सोल्व कर लोगे तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप ये सोच रहे हो कि सर एग्ज़ाम आने के बाद मैं तैयारी करूँगा, तो फिर आपका सिलेक्शन मान लो कि मुश्किल है थोड़ा बहुत। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो एमसीक्यू बैच है ये आप इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर ले सकते हो, जिनके अंदर अभी 1-2 पेपर ही सोल्व हुए हैं। बाकी 160-70 पेपर है वो मैं सोल्व करवा दूँगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फॉर्मिंगटन प्लांट किससे संबंधित है? एमपी लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया। पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय सूचीकरण, पुस्तकालय सहयोग या पुस्तकालय अनुक्रमणीकरण, बताओ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पुस्तकालय सहयोग, लाइब्रेरी कोऑपरेशन। अगला देखो, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किसका प्रोग्राम है? एमपी लाइब्रेरियन 2018 के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया। FID, इफ्ला, यूनिसिस्ट या ALA, बताओ। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, FID। अगला है, वर्तमान में वेब ऑफ साइंस किसका उत्पाद है? बताइए। वर्तमान में वेब ऑफ साइंस किसका उत्पाद है? एमपी लाइब्रेरियन 2018 के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कैलेरिवेट द्वारा। अगला है, 2006 में पूर्ण मुद्रित पुस्तक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कॉपीराइट किसके पास था? ये बताइए। एमपी लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया। सेल्स, SS पब्लिकेशन या फिर DRTC या फिर मद्रास यूनिवर्सिटी, बताओ। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, शारदा रंगनाथन एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और DRTC की स्थापना दोस्तों बेंगलुरु के अंदर 1962 के अंदर हो जाती है। ठीक है। मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना 1928 के अंदर होती है। अगला प्रश्न, मैकग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया के ऑनलाइन संस्करण का नाम बताइए। एक्सेस मैकग्रा-हिल ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर साइंस ऑनलाइन, बताओ। दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, एक्सेस। अगला देखो, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कहाँ से प्रकाशित होती है? दोस्तों ये अपनी जो रेफरेंस रेस वाला यूनिट है वहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है। लंदन, शिकागो, पेरिस या न्यूयॉर्क, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लंदन। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? एमपी लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। 3, 5, 6 या 4, बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 3 के अंदर। माइक्रोपीडिया, प्रोपीडिया और एक और था वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैक्रोपीडिया। इस प्रकार से 3 प्रकार थे। ये तो क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया। ये देखो, पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल के लेखक कौन है? एमपी लाइब्रेरियन 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। LR मैककोल्विन, DJ फॉस्फेट, AJ बालफोर्ड या फिर इजी कोड्स, बताओ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, AJ वॉलफोर्ड, बी। देखो, ये देखो यहाँ पर देखना, ऑप्शन ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर बी, फिर डी, सी पहले आ गया। अगला है, एक पुस्तक के किस तरफ के हिस्से के लिए रेक्टो शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसको याद रखने के लिए याद रखना कि रेक्टो यानी राइट हिस्सा,
रेक्टो यानी राइट हिस्सा। तो जो राइट वाला रहेगा, राइट वाला कौन सा रहता है? दायां आंख, बायां आंख, ऊपर के नीचे। तो जो राइट वाला रहेगा सर वो तो दायां रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 पर ही है। अगला प्रश्न, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु किस तिथि को हुई बताओ? 27 अगस्त, 27 सितंबर, 27 अक्टूबर या 27 जुलाई, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 27 सितंबर को। अब दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आपके लिए है जिनको आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताओगे, ठीक है। जो भी पहले 5 विद्यार्थी आएंगे उनका नाम कल वाली वीडियो के अंदर लूँगा मैं ज़रूर, फ़ोटो समेत। तो बताना। पहला है, आज वाली क्लास के अंदर दोस्तों ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन। दूसरा है, प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड वेव का लेखक कौन है? तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? और चौथा है, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक के लेखक कौन है? इन 5 प्रश्नों के दोस्तों आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि अगले वाली वीडियो के अंदर आपका नाम मैं ले सकूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। उससे पहले ये अपने 37 सब्सक्राइबर है, जब आप अगली क्लास के अंदर आओ तो यहाँ पर आप 50 सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास के अंदर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाली के अंदर।